तो यहाँ पे देखिए मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या है, मेटाफेज 1 एनाफेज 1 और मेटाफेज 2 एनाफेज 2 को लेकर। आप देख लो एक बार दोबारा, क्योंकि अब हम आपका फिर एनसीईआरटी वाला पॉइंट करेंगे कि जो हमारा आपका मेटाफेज 1 है, मेटाफेज 1 मियोसिस 1 का पार्ट है। उस टाइम पे इक्विटोरियल प्लेट पर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर पेयर अलाइन होता है, ध्यान रखना। और एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था वही सेपरेट होता है, वही सेपरेट हो रहा है। इसीलिए क्रोमोसोम का नंबर सेम है। जितना क्रोमोसोम मेटाफेज 1 में होगा उतना ही क्रोमोसोम एनाफेज 1 में होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मियोसिस 2 देख रहे हो, तो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर, जिसको हम इक्विटोरियल प्लेट भी कहते हैं। यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो रहे हैं, यहां पर कौन सेपरेट होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, और यहां पर क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। अगर आप इस पिक्चर के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे पर सेल 3 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ पर 6 क्रोमोसोम है। तो ध्यान रखना इसके बारे में कि यहाँ पे ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है। इन्हीं की बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए कि प्रोफेज 1 में कौन से फेज आते हैं। ये 5 फेज है, लेप्टो, जाइगो, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस। पैक्टिन में ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और यही रीजन है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, आज हम जितने भी लोग अपने आसपास के डिफरेंट देखते हैं, जितने भी हम अपने पेरेंट्स से मैच नहीं करते हैं, किसी से मैच नहीं होता, बिकॉज ऑफ द पैक्टिन स्टेज। अगर पैक्टिन नहीं होता तो कभी भी दो इंडिविजुअल मतलब डिफरेंट नहीं होते, सारे हमें सेम ही नजर आते। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब एक चीज और, जब हमारे पास प्रोफेज 1 के अंदर मियोसिस होती है ना, तो जो चेंज आता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। तो ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, जो क्रोमोसोम आपका मॉडिफाई हो गया है। और मॉडिफिकेशन किसकी वजह से हुई, किसकी वजह से हुई है, ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। कहाँ पे होती है, पैक्टिन स्टेज में होती है। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास आपका पेरेंटल सेल था, ये वाला, और ये आपका क्या है, ये हमारे पास डॉटर सेल है। तो यहाँ पे जो आप ये वाला देखोगे और जो ये वाला देखोगे, ये एकदम टोटली पेरेंट की तरह, तो ये टोटली ब्लू था, ये भी पूरा ब्लू है। ये पूरा रेड था, ये भी टोटली रेड है। ये बीच वाला आप देख सकते हो रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पर चेंज आया है। तो चेंज आने को ही बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। इनकी वजह से, पेरेंटल की वजह से वेरिएशन नहीं आती है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, एक बार प्लीज फिर भी इसको एक बार देख लीजिए, दोबारा स्कैन कर लीजिए। ऐसे तो आपने काफी बार किया है। बस एक इसका एक बार देख लीजिए कि हमारे पास मियोसिस 1 में, एक मिनट मैम स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या डिफरेंस होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ऐसे ये स्लाइड मैंने बहुत बार करवाई है, बहुत बार, क्योंकि बार बार हर जगह ही आ जाती है। तो आप देख सकते हो कि मियोसिस को, ये हमारे पास मियोसिस 1 है, ये आपका मियोसिस 2 है, ये वाला। तो आप देख सकते हो हमें पेरेंट सेल के पास देखिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं पर सेल। यहाँ पे प्रोफेज 1 में देखिए क्रॉसिंग ओवर होता है पैक्टिन स्टेज में। फिर हमारे पास मेटाफेज 1 देखिए, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द मेटाफेज प्लेट। यहाँ पे देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर अलाइन है। और एनाफेज 1 में देखिए पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपके सेपरेट हो गए हैं। और इसके बाद जो हमारी मियोसिस 1 होती है, जो मियोसिस 2 होती है ना, उसके बीच में एक फेज आता है, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। उसके बाद आपका मेटाफेज 2, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स अलाइन है। और एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड आपके सेपरेट हो गए हैं, देख सकते हो। और हमें बाद में 4 डॉटर सेल मिलते हैं। इसका पेरेंट सेल यहाँ पे डिप्लॉयड था और यहाँ पे डॉटर सेल आपका हैप्लॉयड हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना इसके बारे में कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, मियोसिस 1 में होती है। तो जो भी वेरिएशन आते हैं वो मियोसिस 1 की वजह से आते हैं।
ये भी हम आपकी सारी चीजें कर चुके हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये भी हम आपको पता ही है। हमने जो एक मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है जिसको बोलते हैं oogenesis, ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू द मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होती तो कभी भी स्पर्म नहीं बन पाता, कभी भी एग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं आपके एनसीईआरटी की, जो भी हमने यहाँ पर छोड़ा था, कहां पर, एक मिनट, हाँ जी मिल गया है। तो एनसीईआरटी में आपका ये वाला डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है हमारे पास ये वाला डायग्राम, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जीवन लिखा है। अब आपको पता है कि जीवन, बीच में यहाँ पे एस आता है और फिर आता है G2 फेज, इस पूरे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेस, नॉन डिवाइडिंग फेज है। तो G1 फेज में देखिए, अब देखिए यहाँ पर सेल यहाँ पे 4 क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, ध्यान से देख पा रहे हो, एक येलो वाला है, एक ऑरेंज वाला है, एक रेड वाला है और एक यहाँ पे ग्रीन वाला है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, विजिबल है ना सबको, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है, 4 क्रोमोसोम है पर सेल। अब देखिए G1 के बाद एस फेज आता है, तो ये जितने भी क्रोमोसोम है देखिए, ये आपका येलो वाला, ये भी देखिए रेप्लिकेट कर चुका है, मतलब डीएनए कंटेंट, यहाँ पे देखिए ये भी डुप्लीकेट कर गया, ऑरेंज वाला भी डुप्लीकेट कर गया, रेड वाला भी, ग्रीन वाला भी। लेकिन यहाँ पे देखिए एक सेंट्रोमेर यहाँ पे था, एक इधर, सेंट्रोमेर अभी सेम है। तो जितना हमारे पास क्रोमोसोम इधर 4 थे, यहाँ पर भी 4 ही है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया है। यहाँ पे देखिए ये डीएनए होता है इसके ऊपर, तो ये यहाँ पर डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर अभी भी 4 है। कैसे क्रोमोसोम नंबर फाइंड करते हैं, कितने सेंट्रोमेर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी 4 सेंट्रोमेर थे, यहाँ पर भी 4 थे। अब देखिए तो G2 में हमें ये मिल गया। अब ये सेल कहाँ जाएगा हमारा, आपके एम फेज में सबसे पहले मियोसिस 1 होता है। अभी अभी आपने देखा है, अब आप मुझे खुद ही बताओ, मियोसिस 1 के एनाफेज, मतलब एनाफेज 1 में क्या होगा, बताइए एनाफेज 1 में क्या होने वाला है, क्या होता है मियोसिस 1 के एनाफेज में, मतलब एनाफेज 1 में क्या चीजें होती है, ये आपका एनाफेज 2 है। असीमता, संदेश सॉरी, वासु बताइए। असीमता, यही मैम, सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट। एनाफेज 1 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स मैम मूव हो जाती है सेपरेट पोल्स की तरफ। असीमता हमने ये किया था, मैंने इतना ज्यादा फोकस वहां पे किया कि प्लीज ध्यान रखिए, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। यही तो की पॉइंट था, इसी के लिए तो वो हमने सारी कहानी की थी अभी माइटोसिस मियोसिस वाली। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आपने यहीं पे गलती कर दी है, दोबारा एक बार इसको देखिए प्लीज। इसीलिए मैंने आपको ये कंपैरिजन चार्ट दिखाया था। ये देखिए यहाँ पे, ये मियोसिस है, ये मियोसिस 1 है, ये वाला फेज मियोसिस 1 का मेटाफेज 1 देखिए, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन है, ये देखिए पेयर नहीं नजर आ रहा आपको, एक हमारे पास ये रेड वाला है, मान लेते हैं ये मैटरनल है, ये ब्लू वाला पैटर्नल है। तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का पेयर अलाइन है मेटाफेज प्लेट के ऊपर। तो एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सेपरेट हो रहा है, क्या सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे, नो मैम, पेयर सेपरेट हो रहा है। तो फिर
इतनी बड़ी गलती, इतनी देर से हम यही तो इसीलिए तो हमने ये पूरा कंसेप्ट किया अभी, ताकि आप वहां भी गलती ना करो। मैम कैन यू प्लीज एक्सप्लेन जो आपने पहले 5 मिनट में कराया मैम, यहाँ लाइट पे चल रही थी। हाँ होमोलोग, इसीलिए मैंने आपको पूरा कंपैरिजन करके बताया कि मेटाफेज 1 में एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। इसी मैं कहा था कि आपको पूरा फोकस इन दोनों पे ही करना है यहाँ पे, इसी से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर 4 है, यहाँ पर भी 4 ही है, क्योंकि यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेपरेट हुए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं सेपरेट हुए हैं। इसमें देखिए मियोसिस 2 में, मेटाफेज 2 में इंडिविजुअल क्रोमोसोम सुनाई नहीं, थ्योरी पढ़ी यहाँ पे क्या लिखा है, और देख भी लीजिए साथ में, पेयर नहीं है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम है। अब बाद में सेंट्रोमेर स्प्लिट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं एनाफेज 2 में। अब जो एनसीईआरटी है वहां पे सीधा एनाफेज 2, एनाफेज 1 और 2 दिखाया, उन्होंने यहाँ पे मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 नहीं दिखाया वहां पे, क्योंकि वो चैप्टर हम +1 में करते हैं, इसलिए वहां पे वो शॉर्ट में दी गई है वाली चीज। अब यहाँ पे मुझे देख के बताइए कहाँ गया वो डायग्राम। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है, ये G2 फेज दिखा दिया। अभी मियोसिस 1 का एनाफेज दिखाया है, तो एनाफेज 1 में अब लिखा नहीं है, बट ये एनाफेज 1 है। बताइए यहाँ पे कौन सेपरेट हो रहा है? अब इन्होंने यहाँ पे पेयरिंग नहीं होमोलोगस दिखाई। पेयर सेपरेट हो रहा है मैम। हाँ बिल्कुल, ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम, मान लेते हैं कि ये रेड वाला ये मैटरनल था, सॉरी ये कौन सा कलर है, येलो, येलो मैटरनल था, दूसरा वाला पैटर्नल है, तो यहाँ पे इनकी पहले से पहले पेयरिंग थी, अब ये सेपरेट हो रहे हैं। मान लेते हैं ये रेड वाला ये भी मैटरनल था, ये पैटर्नल था, तो यहाँ पे होमोलोगस लिख लीजिए, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, सेपरेशन। और हमने की पॉइंट भी वहां पर वही पढ़ा था कि मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। मियोसिस 2 में यहाँ पे देखिए, मियोसिस 2 का सीधे इन्होंने एनाफेज 2 दिखाया है, अब इन्होंने यहाँ पे मेटाफेज 2 यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया है, वो अंडरस्टूड है सारी चीजें। और यहाँ पे उसके बाद देखिए क्या हुआ है, अब यहाँ पर भी देखो ये एरो क्या दिखा रहे हैं, एरो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इनका सेपरेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कौन सेपरेट हो रहा है, बताइए। सिस्टर क्रोमैटिड्स। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सिस्टर देखो, ये आपस में ये सिस्टर कमिटेड है ना, ये येलो येलो वाला, रेड रेड वाला, तो इन्हीं का ही सेपरेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक सेंटर में दिखाया था और यहाँ पे इनको अलग करते हुए दिखा दिया इन्होंने। तो मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर भी चेंज हो जाता है। और बाद में देखिए, अब इसको यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कर दो, तो 4 सेल बन गए, 1 2 3 4, और यहाँ पे हर एक सेल में आप इसमें काउंट कीजिए, पर सेल कितने क्रोमोसोम है, 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। और यहाँ पे पेरेंट सेल के पास ये कितने थे, 4 थे यहाँ पे, 1 2 3 4। अब नो डाउट ये डायग्राम बड़ा कुछ अजीब सा बनाया गया है, इस तरीके से दिखाया गया है, बट ये आपको समझना है यहाँ पे क्या चीजों बता रहा है कि यहाँ पे पेरेंट सेल के पास 4 थे और डॉटर सेल के पास यहाँ पे ये जो जर्म सेल बन रहे हैं, स्पर्म होगा या एग होगा, पर सेल 2 क्रोमोसोम है, मतलब एकदम हाफ हो गया है। समझ आया? तो यहाँ पे क्या लिखा है, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन अ सेल विद 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम दिखाए गए। सो कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल आर फॉर्म्ड? देख पा रहे हो? यस मैम। असीमता समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना है, इसमें यहाँ पे गलती नहीं करनी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात बोली गई है। अब इसको पढ़िए क्या लिखा है कि 1902 में ही मियोसिस की मूवमेंट होती है, सॉरी क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है मियोसिस के टाइम पे, ये वर्कआउट हुआ था। वॉल्टर सेटन एंड थियोडर बोवेरी ने क्या नोट किया था, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम किसके पैरेलल है, बिहेवियर ऑफ जीन के। साथ ही साथ में उन्होंने क्रोमोसोम की मूवमेंट को भी देखा था और उसी के बेसिस पे ही एक्सप्लेन किया था मेंडल्स की लॉ को, क्योंकि मेंडल ने भी यही कहा था कि फैक्टर क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। तो इन्होंने भी तो वही कहा कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, उनका सेग्रीगेशन होता है जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होना होता है। तो यहाँ पे बिहेवियर जो है क्रोमोसोम का ड्यूरिंग माइटोसिस वो इक्वेशन होता है, मतलब सेम रहता है, लेकिन ड्यूरिंग मियोसिस वो क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन अकरिजन पेयर, 2 अलील जो होती है जीन पेयर की वो कहां पे लोकेटेड होती है, होमोलोगस साइट ऑन द होमोलोगस पेयर।
अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक डायग्राम और बताया गया है, इस चार्ट को बाद में करेंगे, जो हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताता है। अब देखिए यहाँ पर भी सारी बातें वही लिखी गई है, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्रॉसिंग ओवर को भी डाला है। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी वो क्या मान के चल रहे हैं, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, एनाफेज मियोसिस 1 का क्या होगा, एनाफेज 1 द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारे पास यहाँ पे एक मिनट, मेटाफेज प्लेट तो यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, लेकिन अभी आपने देखा ही है, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाए हैं, वहां पे टू क्रोमोसोम का पेयर, मतलब वहां पे क्रोमोसोम पेयर ही लाइन हो रहे थे मेटाफेज प्लेट में, डिवाइडेड। ठीक है। उसके बाद टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट कलर। अब इन्होंने ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दी है, यहाँ पे इन्होंने दो पॉसिबिलिटी मान के चली कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, पॉसिबिलिटी 1 ये भी हो सकता है, और सेकंड पॉसिबिलिटी 2 ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम हमें यही बताता है। अब देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये वाली है, 1 वाली। अब मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे पर सेल 4 क्रोमोसोम है, जो आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम लॉन्ग एक ऑरेंज वाला है, एक शॉर्ट ग्रीन वाला है, एक लॉन्ग येलो वाला है, और दूसरा आपका रेड वाला है। तो और सारे क्या है, एक ही इसके अंदर दिखाए गए हैं। मियोसिस 1 का एनाफेज दिखाया गया है, तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। एरो हमें यही चीज बता रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेग्रीगेट हो रहा है। अब मियोसिस 2 होता है, तो आपको पता है कि मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद 2 सेल बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहली पॉसिबिलिटी वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये जो ऑरेंज वाला है, इस ऑरेंज के साथ ध्यान से सुनना, ये ग्रीन भी जा सकता है और ये रेड भी जा सकता है, लेकिन पहली पॉसिबिलिटी हम ये लेके चल रहे हैं कि इस ऑरेंज के साथ कौन गया है, ये ग्रीन वाला गया है। तो यहाँ पे देखिए वहां पे ये वाली चीज दिखाई गई है, अगर इस ऑरेंज वाले के साथ अगर ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम जा रहा है, तो येलो वाला किसको लेकर जाएगा, इस रेड वाले को। पहला पॉसिबिलिटी ये वाला है। सेकंड पॉसिबिलिटी देखिए, जो मियोसिस 1 के एनाफेज में ही हो रही है। अब यहाँ पर भी देखिए सेम कंडीशन है, ये दोनों डायग्राम तो सेम है, लेकिन वो बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए, जब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, तो इस ऑरेंज वाले के साथ एक ग्रीन भी जा सकता है। सॉरी से यहाँ पे ग्रीन दिखाया रेड जा रहा है, सॉरी ओके ये सॉरी, हाँ यहाँ पे ग्रीन दिखाया तो यहाँ पे रेड दिखा दिया। जो हमारे पास ये ऑरेंज है, यहाँ पे ये रेड भी जा सकता है और इस येलो के साथ ग्रीन जा सकता है। यहाँ पे येलो के साथ यहाँ पे रेड दिखाया था, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। ये वाली कंडीशन भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी 1 वही तो दिखाया है यहाँ पे, और पॉसिबिलिटी 2 क्या दिखाया कि 1 लॉन्ग ऑरेंज, एक ऑरेंज है और एक शॉर्ट रेड वाला है, लॉन्ग येलो है और हमारे पास शॉर्ट ग्रीन, और यहाँ पे उल्टा दिखाया है। अब देखिए जब यहाँ पर जर्म सेल बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें ये वाले जर्म सेल मिल रहे हैं। यहाँ पे इस ऑरेंज के साथ ग्रीन है और येलो के साथ रेड है, बट यहाँ पे एकदम उल्टा है, इस ऑरेंज के साथ रेड और येलो के साथ ग्रीन। तो जब भी गैमेट बनेंगे, तो एक्चुअली यहाँ पे तो ये इन्होंने ग्रीन और ऑरेंज कलर से दिखाया है, लेकिन आपको प्लीज इसको समझना है कि जब भी कोई भी स्पर्म बनता है, जब भी कोई एग बनता है, तो जो एग होता है उसके पास कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। इतने सारे क्रोमोसोम हमारी बॉडी में है, तो जब भी उनका सेग्रीगेशन होता है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है, एकदम रैंडम। कोई ऐसा नहीं करता कि एक दूसरे के साथ अटैच होता है। कुछ कुछ चलो लिंकेज वाले कंसेप्ट जरूर है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ क्या होता है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे। तो यहाँ पे वही दिखाया गया कि अगर आप इसको समझना चाहते हो तो कंपेयर कीजिए क्रोमोसोम ऑफ द 4 डिफरेंट कलर, जो आपके लेफ्ट और आपके राइट कॉलम में दिए। ये राइट वाला है, ये आपका लेफ्ट वाला है। लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी 1, देखिए ये क्या बता रहा है, ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग। यहाँ पे ऑरेंज और ग्रीन सेग्रीगेट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए राइट वाले में क्या दिखाया है, यहाँ पे ऑरेंज क्रोमोसोम आपका रेड के साथ सेग्रीगेट हो रहा है। तो यही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, जो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बता दिया था। और
मैम यहाँ मतलब पे गेमेट्स में मैटरनल का पेयर भी बन सकता है और पैटर्नल मैटरनल का बिल्कुल पेयर भी बन बिल्कुल, हाँ सकता है। बिल्कुल वही। और वही कह रही हूँ कि अब यहाँ पे ये आपको कुछ समझना है कि इसमें एक मैटरनल है, एक आपका पैटर्नल है। अब इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पे उन्हें कलर के बेसिस पे दिखाया है कि अभी आप इसको यहाँ पे कलर के बेसिस पे समझिए। मैटरनल पैटर्नल तो वही ना, वो तो फिर बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब आप सेल साइकिल में सेल डिवीजन करते हो, प्लस वन में आप समझते हो, इसीलिए ताकि यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये डायग्राम समझ में आ गया आपको? यस मैम ऐसे तो काफी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बिल्कुल, अब बहुत सारे केस बन सकते हैं, बहुत सारे। असीम, तो आपको समझ आया? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इसमें आपको? मैम ये सिलेक्शन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर ही डिपेंड करती है ना कि कौन सा किसके सेंट्रोमियर पे जाके अटैच होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ स्पिंडल फाइबर कहाँ पे, कौन से काइनेटोकोर पे अटैच हो रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो देखिए, कौन से सेंट्रोमियर का स्पिंडल फाइबर है? हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास ये जो आपके सटन और जो बोवेरी थे, इन्होंने आर्ग्यू किया दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन, तो ध्यान रखना, पेयरिंग और सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का, जो क्या लेड करता है, सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दैट दे कैरी। तो जो भी क्रोमोसोम फैक्टर मतलब एलील कंटेन करता है, उनका क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। पहले पेयरिंग होती है, उसका सेपरेशन होता है। पेयरिंग कब होती है, मियोसिस वन में, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, और बाद में वो आपके सेपरेट भी होते हैं। तो सटन यूनाइटेड द, अब ध्यान सुनना, हमारे पास ये जो सटन थी, उन्होंने ही क्या किया था, यूनाइट किया था नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को और मेंडेलियन प्रिंसिपल को। मतलब जो इन्होंने देखा, इन्होंने क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन देखा, तो उन्होंने उसको किसके साथ उसका कंपैरिजन किया, मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ, और उसी के बेसिस पे उसको बोल दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ आया कि नहीं आया? तो क्रोमोसोमल थ्योरी यस ऑफ, मैम। अब एक बार यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया यहाँ पे एनसीईआरटी में, उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट है कि आप खुद ही हमें कंपैरिजन करके बताइए बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन। एक वाला ए है, दूसरा बी है। इसको प्लीज पढ़िए और फिर आप मुझे बताइए कौन सा इसमें क्रोमोसोम है, कौन सा इसमें जीन है। बताइए। समझ आया कि नहीं आया? पढ़ लिया आपने? एक मिनट मैम।
असीमता, बी क्रोमोसोम है और ए जीन है। बी क्रोमोसोम है और ए क्या है? जीन। अच्छा, असीमता आपको क्या लगता है? असीमता, असीमता आंसर दो, रीड किया आपने इसको? सॉरी मैम, बी जीन है और ए क्रोमोसोम है। अच्छा, अब कैसे लगा? मैम ये लाइन पढ़ी, जब वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। हाँ जी, असीमता रीड किया, प्लीज बताइए, इन्फॉर्म तो कीजिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम ये लाइन या इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। असीमता आंसर तो दीजिए, समझ आ रहा है, कनेक्शन ब्रेक हो रहा है बार बार। ओके, ये बताइए कौन सा ए क्रोमोसोम है कि बी क्रोमोसोम है, कौन सा जीन है, कौन सा ये वाला है? नहीं समझ आया असीमता? देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन्स को लेकर। ए और बी बताया गया है और आपको बताना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम, ए कॉलम या बी कॉलम रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन। मतलब ए हमें क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है कि हमें जीन के बारे में बता रहा है, या बी हमें किसके बारे में बता रहा है, क्वेश्चन ये वाला है। और हाउ डिड यू डिसाइड, आपने कैसे डिसाइड किया। सिंपल सी बात है, इससे हमें ये पता चल रहा है। तो ये भी आपका नीट पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे, और इसको समझने के लिए दोबारा मैं यहाँ पे क्रोमोसोम बना देती हूँ, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और ओनली एक ही क्रोमोसोम बनाती हूँ, मतलब वन पेयर। और आप सबको पता है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम का पेयर होता है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, जीन्स प्रेजेंट होती है। अब क्रोमोसोम पेयर में है, तो जो मदर ने दी है जीन्स, फादर भी वही देता है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी सीता, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में है, तो जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होगी, जितने भी करेक्टर के लिए, वो सारी भी पेयर में ही होगी। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ए कॉलम बता रहा है कि पेयर में होता है, कौन होता है हमें नहीं पता, बट क्रोमोसोम देख लेते हैं, क्रोमोसोम सारे पेयर में होते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमें क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें, इसके ऊपर जीन्स ये भी पेयर में होती है, तो ये हमें जीन्स के बारे में भी सेम वही बात होगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जीन्स हो या क्रोमोसोम, दोनों ही पेयर में होते हैं। उसके बाद बी वाला भी बोल रहा है पेयर में है, तो यहाँ पे कोई नहीं, ये भी क्रोमोसोम हो सकता है और जीन्स हो सकती है, क्योंकि क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं और हमारे पास इसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होती है, ये भी पेयर में ही होते हैं। तो पहला पॉइंट हमें बिल्कुल कुछ नहीं बता रहा है कि ये क्रोमोसोम है कि जीन है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आपको पता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं डुप्लीकेट होते हैं एस फेज में,
और जब हमारे पास मेटाफेज 1 आता है, तो मेटाफेज 1 में क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, इनका पेयर, अगर मैं अरे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो इनका पेयर ही कहाँ पे लाइन होता है, इनका पेयर लाइन होता है आपका मेटाफेज में, मतलब मेटाफेज 1 में। और एनाफेज 1 में क्या होता एनाफेज 1 में क्या होता है, ये आपके सेपरेट कर जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं इस तरीके से। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जिनकी पेयरिंग कहाँ पे हुई थी, एनाफेज 1 में हुई थी, सॉरी मेटाफेज 1 में हुई थी। एनाफेज 1 में वो क्या हो जाते हैं, आपके सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है। अब देखिए जब ये सेग्रीगेट हो रहे हैं तो इनके ऊपर कौन प्रेजेंट थी, इनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट थी, तो जीन्स भी तो सेग्रीगेट हो रही है ना यहाँ पे, बताइए जीन भी सेग्रीगेट हो रही है। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मियोसिस हम आपके गैमेट फॉर्मेशन के लिए करते हैं, सेग्रीगेट होते हैं कौन, क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं आप देख सकते हो, और यहाँ पे जिनके ऊपर जीन्स है वो भी सेग्रीगेट हो रही है। तो सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट, इस तरीके से होंगे, ओनली ध्यान सुनना, वन ऑफ ईच पेयर, मतलब वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। इस तरीके से सेग्रीगेशन होगा कि वन पेयर ही क्या होगा हमारे पास आपका ट्रांसफर होगा गैमेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इनका क्या होगा, डुप्लीकेशन तो हो ही गया है। और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेग्रीगेट होंगे एट द गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। तो ये दोनों भी सेम बात बोल रहे हैं, इन दोनों में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि क्रोमोसोम हो या जीन हो, ये हमें सेकंड पॉइंट भी कुछ नहीं बता रहा, कोई डिफरेंस नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्रोमोसोम के लिए भी हो सकता है, जीन्स के लिए भी हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट बोल रहा है इंडिपेंडेंट पेयर, जितने भी पेयर हैं, टोटल कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, मतलब आपकी 23 के जोड़ों में होंगे इस तरीके से, ये ऐसे ही होगा, 23 पेयर्स होंगे। जितने भी पेयर हैं 23 पेयर, वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अभी यहाँ पे ये किसकी बात करें, इंडिपेंडेंट पेयर का मतलब क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस के पेयर जब इनका सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंट मैनर में ही होता है, बताइए जब आपका ये चल रहा होता है। यस मैम। और सेकंड वाला पॉइंट देखिए, अभी किसकी बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पेयर का मतलब है, ध्यान से सुनना, होमोलोगस का पेयर, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर जिनका सेग्रीगेशन हमारे पास एनाफेज 1 में होता है, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, वन पेयर जब आपका एक पेयर सेग्रीगेट होगा, मतलब सेपरेट होगा, इंडिपेंडेंट होगा अनदर पेयर से। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा अभी यहाँ पे किसकी बात करें, वन पेयर की यहाँ पे ये एलील की बात कर रहे हैं, कि जो हमारा वन पेयर है, वन पेयर समझ रहे हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट पेयर्स, पेयर का मतलब इंडिपेंडेंट पेयर्स की वो बात कर रहे हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, और वन पेयर यहाँ पे वो एलील की बात कर रहे हैं। अब एक्चुअली अभी हमने यहाँ पे लिंकेज वाला कंसेप्ट आपका देखा नहीं है, जब हम यहाँ पे लिंकेज स्टडी करेंगे तो आप वहां पे देखोगे कि जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो हमेशा क्रोमोसोम ने तो सेपरेट होना ही होना है, पक्का है, उसमें उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है, मतलब वो अलग बात है कि कोई एरर आ जाए, तो क्रोमोसोम तो हमेशा सेग्रीगेट होंगे। लेकिन अभी आप नेक्स्ट क्लास में कुछ ये पढ़ोगे कि मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे मैं अगर बताऊं, ये एक जीन 1 है और ये जीन 2 है, तो जब कई बार इनका सेग्रीगेशन होता है ना, तो हमेशा वन मान लेते हैं कि हम एक कंसेप्ट तो हम ये मान के चल रहे कि वन अपने आप को सेग्रीगेट होगी, 2 अपने आप में सेग्रीगेट होगी। लेकिन अभी हम जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है ना, बहुत ही कम है, तो कई बार क्या होता है, 1 के साथ 2 हमेशा जाएगा ही जाएगा। तो जब हमारे पास जीन सेग्रीगेट होती है ना, होती वो इंडिपेंडेंट मैनर में है, बट कई बार वो आपका क्या होता है, कई बार वो सेग्रीगेट होती भी नहीं है,
क्रोमोसोम तो हमेशा ही सेग्रीगेट होंगे, लेकिन जीन आपकी सेग्रीगेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये पॉइंट आपको समझ में आया भी कि नहीं आया? अभी आपने लिंकेज वाला कंसेप्ट देखा नहीं है। जैसे मैं मान लेती हूँ कि लिंकेज हमें ये बताता है किसी की हाइट टॉल है और किसी का आई का कलर ब्लू है, तो वो कंसेप्ट ये बता रहा है कि अगर हमारे पास जो टॉल हाइट वाली जीन है, अगर वो इस ब्लू कलर के साथ लिंक है ना, तो हमेशा टॉल हाइट वाले की ब्लू ही आईज होगी, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। लेकिन ये तब बनती है अगर इन दोनों की जीन्स क्या है, आपस में मतलब बहुत ज्यादा एक ही पहली कंडीशन होती है कि एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से ए हमेशा बी के साथ ही जाएगा या बी हमेशा ए के साथ जाएगा, ये आपकी सेग्रीगेट हो ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होता है ना, ये डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि दो जीन्स के बीच में कितना ज्यादा वहां पे डिस्टेंस है। तो ये वाला हमें देखिए जो मतलब आपका, मैम ये पेयर्स इंडिपेंडेंट है लेकिन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है लिंकेज वाली, जिसके बारे में मेंडल ने नहीं बताया था। जो हमारे पास टीएच मॉर्गन है ना, जिनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं, इन्होंने ये वाली चीज प्रूव की थी जब उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। लेकिन देखिए क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम ने तो पक्का सेग्रीगेट होना ही होना है, इनको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इनके ऊपर ये जो एलील है, ये आपकी क्या हो सकती है, कई बार ये भी हो सकता है कि वो सेग्रीगेट ना हो, वो डिपेंड करता है इनके डिस्टेंस के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर्स। पेयर्स मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर। यहाँ पे पेयर्स बोला है, यहाँ पे वन पेयर बोला है, साफ साफ बोला है वन पेयर। वन पेयर मतलब वन एलील का पेयर। समझ आ रहा है आपको? वन जीन का एलील पेयर। सॉरी वन जीन, हाँ वन पेयर। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट जो पेयर्स हैं वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब एक पेयर का दूसरे पेयर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। तो ये हमें यहाँ पे ये एलील और यहाँ पे जीन के बारे में बात कर रहा है। तो ए हमें क्रोमोसोम के बारे में बता रहा है, बी हमें जीन के बारे में बता रहा है। समझ आया आपको कि नहीं आया? यस मैम। असीम था आपको? तो मैम ध्यान वैसे रखना, जो ए की थर्ड स्टेटमेंट है ये 99% ट्रू है, 1% फॉल्स है ये। हाँ जी बिल्कुल। अब देखिए आपसे ना नीट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको ये नहीं, आपको ये सारे स्टेटमेंट दे सकते हैं और ये पूछेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्रोमोसोम और जीन को यहाँ पे डिफरेंट बता रहा है। ए और बी में तो यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, यहाँ पे सारे पॉइंट दोनों के सेम है। अगर आप हमें ए दोगे, बी स्टेटमेंट दोगे, इसके बेसिस पे हम नहीं बता सकते हैं कि क्रोमोसोम है कि जीन है। लेकिन जो हमारे पास एक थर्ड स्टेटमेंट है, यही एक इनको सेपरेट कर रही है। ये भी एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मली आपको ये सेम ही लगेगा पढ़ने में, लेकिन यहाँ पे जस्ट ओनली आपको ये वाला पिक करना है। इंडिपेंडेंट पेयर का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, और यहाँ पे ओनली वन पेयर बोला है, यहाँ पे पेयर्स बोले हैं। इंडिपेंडेंट पेयर्स मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वहां पे 23। समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो आज हमें आप यही पोर्शन करना था, इसीलिए देखो इसके बाद ही इन्होंने ये वाला चार्ट दिया आपका, ये वाला, कि जब हम बात करते तो देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन तो इंडिपेंडेंट मैनर में होता ही होता है, लेकिन जो हमारे पास जीन है वो आपकी इंडिपेंडेंट इनहेरिट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसके बाद आज नहीं करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपका, नहीं नेक्स्ट ऐसे लिंकेज वाला तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। इससे पहले कुछ मेंडल के वो रहते हैं, मतलब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उसको करेंगे हम कल। देखिए इतना मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हम बोलते हैं टीएच मॉर्गन को, जिनका नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने बहुत सारे ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तो ध्यान रखना